मातृभूमि न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। दरगाह में जियारत करने आई महिला के बैग से औरंगाबाद निवासी आरोपी महिला द्वारा कुछ दिनों पूर्व पन्ना जड़ित बेशकीमती हार चुरा लिया गया था। इस संबंध में पुलिस की स्पेशल टीम ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। सीसीटीवी कैमरेज की हेल्प से आइडेंटिफाई किया गया कल्प्रिट को और ये सामने आया कि वो औरंगाबाद महाराष्ट्र में ये गई हैं और तुरंत ही टीम भेज के वहाँ से और वहाँ की लोकल पुलिस, वहाँ पे कमिश्नर साहब और डीसीपीज और वहाँ के एसएचओस की मदद से इनको जो है दस्तयाब किया गया है। कुछ दिनों पूर्व दरगाह जियारत करने आई महिला के बैग से अज्ञात शातिर महिला द्वारा 20 लाख के गहने चोरी कर लिए गए थे। इस संबंध में अजमेर जिला पुलिस की स्पेशल टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी कैमरे के आधार पर औरंगाबाद से आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने महिला के कब्जे से ज्वेलरी भी बरामद कर ली। इस मामले का खुलासा जिला पुलिस अधीक्षक ने कर जानकारी दी। कुछ दिन पहले एक लेडी आई थी बाहर से जियारत करने के लिए। उनके पर्स में गहने चोरी होने का मामला सामने आया था, जिनकी अनुमानित कीमत तकरीबन 20 लाख रुपए के आसपास बताई गई थी। तो एक बहुत बड़ा एकदम से चोरी का वाकया सामने आया था। तो उसके लिए हमने तुरंत टीम गठित करके और उस पर कार्रवाई करना शुरू किया है और सीसीटीवी कैमरेज की हेल्प से आइडेंटिफाई किया गया कल्प्रिट को और ये सामने आया कि वो औरंगाबाद महाराष्ट्र में ये गई हैं और तुरंत ही टीम भेज के वहाँ से और वहाँ की लोकल पुलिस, वहाँ पे कमिश्नर साहब और डीसीपीज और वहाँ के एसएचओस की मदद से इनको जो है दस्तयाब किया गया है और जो ज्वेलरी गई थी उसकी रिकवरी की गई है। तकरीबन 20 लाख रुपए अमाउंट बताई गई है इसकी और ये चूँकि एक ज्वेलरी के साथ भावनात्मक जुड़ाव भी होता है, तो इसके लिए भी जो परिवारी थे उनका बहुत पर्सनल जुड़ाव, तो उसलिए भी ये चैलेंज था और पूरी टीम ने इसमें मेहनत की है और इसको वारदात को खोला है। इसमें मेन फ़ायदा हमें सीसीटीवी कैमरों से बहुत हेल्प मिली है और ये मैं पहले भी कहता रहा हूँ और आप लोगों के मार्फत फिर ये कह रहा हूँ कि सीसीटीवी कैमरेज लगवाएं, उससे वारदात खोलने में और उनको रोकने में बहुत हेल्प मिली। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जयंती के उपलक्ष्य में चल रहे राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता में आज महिला और पुरुषों की टीम ने चंद्रवरदाई स्टेडियम में शानदार प्रदर्शन किया। सम्राट पृथ्वीराज चौहान राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता में शनिवार को मेजबान अजमेर की महिला टीम ने भीलवाड़ा को लगभग एक तरफा मुकाबले में 5-0 से परास्त कर खिताबी अभियान का आगाज किया। पुरुष वर्ग में अजमेर की 3 टीमें नॉकआउट मैच हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गई। चंद्रवरदाई नगर स्थित सम्राट पृथ्वीराज चौहान स्टेडियम में अजमेर के लिए दूसरा दिन मिश्रित सफलताओं का रहा। महिला वर्ग में बड़ी जीत के बावजूद पुरुष वर्ग में मेयो कॉलेज, सेंट पॉल्स और अजमेर हॉकी क्लब की टीमों को पराजय का मुंह देखना पड़ा। 3 दिवसीय प्रतियोगिता में रविवार को पुरुष वर्ग का फाइनल मुकाबला तथा महिला वर्ग में अंतिम लीग मैच खेला जाएगा। आयोजन सचिव नंद कुमार शर्मा के अनुसार शनिवार को महिला वर्ग के लीग मैच में मेजबान टीम भीलवाड़ा पर भारी पड़ी। खेल के शुरुआत से ही अजमेर ने भीलवाड़ा पर ताबड़तोड़ हमले किए। पहले क्वार्टर 3-0 की बढ़त के बाद भी अजमेर ने कोई रियायत नहीं बरती। दूसरे एवं चौथे क्वार्टर में एक एक गोल बनाकर जीत के अंतर को 5-0 कर दिया। विजेता टीम की ओर से चेतना ने हैट्रिक सहित 4 गोल बनाए। कोमल ने 5वां गोल दागा। अंपायर डॉक्टर कुलदीप सिंह शेखावत और अंजना लमानी रहे। इससे पूर्व पुरुष वर्ग में खानपुरा ने मेयो कॉलेज अजमेर को 4-1 से हराकर विजेता टीम की ओर से बलवीर ने 2 तथा दिनेश पर सुखदेव ने 1-1 गोल बनाए। मेयो की ओर से एकमात्र गोल संदीप ने बनाया। एक अन्य मुकाबले में सेंट पॉल्स को मेयो ने 4-0 से परास्त किया। चूरू के लिए रोहित ने 2, विजेंद्र ने सुनील ने 1-1 गोल बनाए। अजमेर की हार का सिलसिला एक अन्य मुकाबले में भी जारी रहा, जहां भीलवाड़ा ने अजमेर 1 को 3-2 से हरा दिया। भीलवाड़ा की ओर से केशव पांडे, गजराज सिंह और अमरा राम ने गोल बनाए। अजमेर की ओर से वैभव शर्मा एवं विक्रम सिंह ने गोल बनाए। उससे पूर्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर बास्केटबॉल खिलाड़ी एवं तकनीकी अधिकारी विनीत लोहिया, हॉकी अजमेर सचिव देवेंद्र सिंह शेखावत, कमल प्रकाश कृष्णानी ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। मैं तो ये कह रहा हूँ, राष्ट्रीय खेल की भावना को देखते हुए हॉकी अजमेर सचिव होने के नाते मैं तो इतना से कह सकता हूँ कि आयोजकों का पूर्ण रूप से धन्यवाद है
कि इस प्रकार का एक आयोजन सालाना, मतलब एक टूर्नामेंट, 2 टूर्नामेंट अगर इस हॉकी के खेलने को मिलते हैं और वो टूर्नामेंट अपनी प्रतिभा और स्किल को दिखाने के लिए अगर खिलाड़ियों को मौका मिलता है तो निश्चित तौर पर आयोजक जो है वो बधाई के पात्र होते हैं। और अजमेर हॉकी की तरफ से और इस टूर्नामेंट का आयोजन सचिव होने के नाते आप सभी का मैं पृथ्वीराज समारोह समिति जो है उनका धन्यवाद देता हूं कि किस प्रकार से उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में जाकर भी इतने उचित संसाधनों के साथ, उच्च स्तरीय व्यवस्थाओं के साथ इस टूर्नामेंट को कराने का जो बीड़ा उठाया वो बधाई के पात्र हैं और धन्यवाद के पात्र हैं। मेरा ये मानना है कि दुनिया में खेल के अलावा ऐसा, फौज और खेल के अलावा ऐसा कोई तीसरी जगह नहीं है जहाँ पे आदमी अनुशासन सीखता है। क्योंकि अगर खिलाड़ी अनुशासन का पालन करता है तो निश्चित तौर पर अपनी जो भी खेल का स्तर है उच्च स्तरीय को प्राप्त करने के लिए, मतलब वो पहली सीढ़ी अगर कोई खिलाड़ी के लिए अगर कुछ है तो अनुशासन है। अनुशासन, मैदान पर आना, अनुशासन से प्रैक्टिस करना, और ये अनुशासन के साथ अगर स्किल और उच्च स्तरीय का मार्गदर्शन हो तो खिलाड़ी अपनी चरम सीमा पर प्राप्त कर सकता है। इस देश के अंदर जहां एक और खेल को सेकेंडरी माना जाता है, कभी भी खेल को प्राइमरी नहीं लिया गया है। हम विश्व स्तर पर आज तक हमने जो भी आयाम पाए हैं वो व्यक्तिगत स्तर पर और वो व्यक्तिगत तौर पर खिलाड़ी की खुद की मेहनत और चेष्टा से जो उसने करी है उसकी वजह से पाया गया है। क्योंकि हमारे देश के अंदर जैसे वो कहते हैं ना कि पढ़ेगा लिखेगा तो बनेगा नवाब, खेलेगा कूदेगा तो होगा खराब। ये जो इस प्रकार की जो लोगों की जो भावना है उसको परिवर्तित करके जब तक हम इसको स्पोर्ट्स को एक प्रोफेशन की तरह से नहीं लेंगे, एक पैशन की तरह से नहीं लेंगे, जब तक हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम मतलब जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, उनको कम्पीट नहीं कर सकते। सो मेरा तो ये मानना है कि सरकारें आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकती है, सरकारें आपको स्किल दे, मतलब कोचेस दे सकती है, लेकिन परफॉर्मेंस तो खिलाड़ी को खुद को करना पड़ेगा। और परफॉर्मेंस के लिए पेरेंट्स को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि पेरेंट्स हमारे ये सोचते हैं कि भाई प्रोफेशनल स्किल्स को ज्यादा महत्व देते हैं, जबकि स्पोर्ट्स स्किल इज आल्सो अ वेरी गुड स्किल। और आज जैसे कि मैं बता दूं आपको कि जितने भी बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन हैं वो जिस प्रकार से मतलब अपने इंटरनेशनल अटीर करते हैं, आज नीरज चोपड़ा जी हैं, तो मेरे को नहीं लगता किसी अच्छे खासे बिजनेस एंटरप्रेन्योर से ज्यादा उनके पास एक रात में पैसा है। तो मेरा इतना से कहना है कि स्पोर्ट्स इटसेल्फ इज एन इंडस्ट्री, और अगर आप डेडिकेशन के साथ अगर आप खेलेंगे तो आपको इसमें भी प्रोफेशनल स्किल्स डेवलप करके आदमी अपनी आजीविका भी कमा सकता है, अपना पैशन भी कर सकता है, और साथ ही साथ अपना परिवार का जीवन यापन भी कर सकता है। सबसे पहले तो मैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान जयंती समारोह समिति के सभी सदस्यों को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस जयंती समारोह में खेलों को एक बड़ा अपार जगह दी है। उसमें हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन अपने आप में एक अनूठा आयोजन रहा है। प्रारंभिक तौर पर शायद ये एक जिला स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित की जानी थी, लेकिन इसका प्रचार प्रसार इतना अधिक हुआ कि पूरे राज्य भर से टीमें यहाँ खेलने को लालायित हुई, और उनके एक निवेदन पर कि वो हमारे यहाँ आकर के खेलना चाहते हैं, हमने उनकी निमंत्रण को स्वीकार किया, वो यहाँ आए, और आज की तारीख में 12 टीमें इस प्रतियोगिता में भाग ले रही है, जो अपने आप में एक कीर्तिमान है। तो ये मैं कहूँगा कि हॉकी अपने आप में बहुत अच्छा राष्ट्रीय हमारा खेल है। इसकी प्रतियोगिता का आयोजन, और वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैदान पर, जो एस्ट्रोटर्फ का मैदान है यहाँ पर, उस पर इस तरह का आयोजन आने वाली युवा पीढ़ी के लिए बहुत एक प्रेरणादायक होगी। मैं एक बार पुनः आयोजकों को बधाई भी देना चाहता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि ये आयोजन आने वाले वर्षों में अखिल भारतीय स्तर का स्तर लेवे, और ये जो टूर्नामेंट है या प्रतियोगिता है, इसको हम अखिल भारतीय स्तर पर बड़ी बड़ी टीमों को बुला करके अपने खेल के लिए निमंत्रण दें। मैं एक बार पुनः सभी को बधाई देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से जो टीमें जीतेगी बहुत कुछ अजमेर की और सम्राट पृथ्वीराज चौहान की यादों को लेकर के यहाँ से जाएंगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और इसके अंदर यह है कि कैंप लगे बच्चों के लिए, और उसमें बच्चों को सिखाया जाए। आज क्या हो रहा है, बच्चों को सिखाया नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से बड़ी दिक्कत है। मैं अभी भी 25 तारीख से एक कैंप लगाऊंगा,
बच्चों के लिए हॉकी, फुटबॉल, एथलेटिक्स और सभी गेम में बच्चे खेलेंगे। इसलिए बच्चे के ऊपर बहुत जरूरी है। आजकल बच्चे जिसको देखो मोबाइल पे है, जिसको देखो मोबाइल पे, नहीं उसको अलग करा जाए। उनके गार्जियनों को चाहिए कि वो आगे और बढ़ाएं बच्चों को और सिखाएं कि खेल सबसे बड़ी चीज है, लेकिन खेल को मानते नहीं है। आज इस बुढ़ापे में भी मैं अभी भी खेलता हूँ और अजमेर का आप कहीं बाहर जाने वाले हैं ऐसा? हाँ, मैं अभी लंदन जाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे एक उम्मीद है कि मैं एक बार इंडिया का नाम करके आऊंगा और झंडा लहरा के आऊंगा। 30 तारीख से कैंप लगाऊंगा और फ्री ऑफ चार्ज है यहीं पे इसमें चंद्रभाई नगर स्टेडियम। मैं फुटबॉल, हॉकी, एथलेटिक्स और बास्केटबॉल, कबड्डी ये सभी सिखाऊंगा। अच्छा, एक चीज और है, बच्चे यानी 8 साल से 70 साल तक के बच्चों का रखा है कैंप। वो बच्चे आएंगे और खेलेंगे और मैं इसी में लगता हूँ। यकीन नहीं मानोगे, मुझे रातों को नींद नहीं आती है। मैं सोचता हूँ बच्चों के लिए कुछ करूँ और करता आ रहा हूँ। ये मेरा 46वां कैंप होगा। 46 साल से कैंप लगाता आ रहा हूँ। 2 साल नहीं लगाया इसलिए कि कोरोना चल रहा था। और इसमें भाईचारा बहुत नजर आया और सब मिलकर दूर दूर के भीलवाड़ा की टीम और हनुमानगढ़ की भी टीम ने भाग लिया। सम्राट पृथ्वीराज चौहान के इस टूर्नामेंट को और आगे से आगे बढ़ाने की कोशिश करने के लिए सबसे ज्यादा फिटनेस के लिए सबसे बच्चा फिटनेस से देखते हुए आगे बढ़े, छोटे बच्चे से ले अपना टूर्नामेंट अच्छा हो, इसलिए बच्चों को पूरा अपने फिटनेस पर इस पर ध्यान देना चाहिए। और आने वाले टाइम में जैसे आज पृथ्वीराज स्मारक जो रजत जयंती के अवसर पर जो टूर्नामेंट करवाया जा रहा है, ऐसे टूर्नामेंट और हो और नई पीढ़ी को अच्छा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है अजमेर के अंदर। और पृथ्वीराज चौहान के नाम से जिस टाइम में लॉटरी से सारे खिलाड़ियों को यहाँ पे प्लॉट वगैरह दिए गए थे, ऐसी स्कीमें और आए और खिलाड़ी आगे बढ़े और जितना प्रोत्साहन खिलाड़ियों को मिलेगा उससे ज्यादा खेल आगे बढ़ेगा। यही हमारी। क्या बोलना चाहते हैं, बताएं। बच्चों को एक्स्ट्रा टर्फ पे खेलने का मौका मिलता है। ग्रामीण इलाकों से, गांव से इनको खेलने के नेशनल लेवल पे खेलने के लिए एक्स्ट्रा टर्फ का ही ये ग्राउंड अवेलेबल है अजमेर शहर में। और इससे बच्चों को मोटिवेशन और आगे खेल के ये नेशनल में नाम करेंगे बच्चे। होनी चाहिए बच्चों की स्टिक वर्क पूरा और प्रॉपर वर्क करके और टाइमिंग से आना। और भाई साहब, ये जो बाहर से जो भी प्लेयर आए हैं, चाहे बालिक हो बालिकाएं हैं, अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं और जहाँ इनका निवास जहाँ इनको ठहरा गया वहाँ पर भी पूरी अपनी व्यवस्था की दृष्टि से बहुत अच्छा ये कोऑपरेट कर रहे हैं हमारे लोगों को। और मैं तो आगे इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और इस प्रकार से इनके आयोजन और भी होते रहे तो इनका मनोबल बढ़ेगा वही सब और आगे जाने का मौका मिलेगा। मैं हनुमानगढ़ का हूँ, भीलवाड़ा की टीम से खेल रहा हूँ। भीलवाड़ा टीम का कैप्टन हमारा अजमेर की टीम के साथ हुआ था, उसमें हम 4-2 से विजेता रहे। उस टीम में हमसे बहुत गलतियां भी हुई थी, जो अगले मैच में हम उन गलतियों को सुधारेंगे और बहुत अच्छा खेलेंगे। हम फाइनल जीत के जाएंगे। अच्छा एक स्कोप मिल रहा है, एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है हमें कि हम अपने आप को इतना इम्प्रूव कर सकते हैं। हमारी जो कमियां हैं हम उनको दूर करके अपन एक नया कीर्तिमान स्थापित करने का एक अच्छा मौका मिल रहा है। तो हम इस टूर्नामेंट को और इन जो करवा रहे हैं उनको और हम इस पूरे खेल क्षेत्र को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि इसकी वजह से जो हम जैसे गांव से जो बच्चे हैं उनको मोटिवेशन मिल रहा है, देन उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है जिससे कि वो और बच्चों को मोटिवेट कर सके और उनको देख के कल आज 20 टीमें आई हैं तो कल को वो 50 टीमों में आएंगी और ये टूर्नामेंट के इतिहास के रूप में आगे नजर आएगा। और ये हमारी दुआएं हैं और आप सबका आशीर्वाद है कि हमें बहुत ही अच्छा फील हो रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में ये एक बहुत बड़ा इतिहास रचे, बच्चे बहुत आगे थे। अजमेर की टीम से खेले थे। हमारा जो 2 मैच हुए सर, एक अजमेर फर्स्ट टीम थी, एक अजमेर सेकंड टीम थी जी, जिसमें सर सेकंड टीम और फर्स्ट टीम दोनों सर हम मैच लॉस कर चुके थे और जीतते सर हम टॉस कर चुके। बाकी टूर्नामेंट से सबक लिया सर हमने कि हमें अजमेर की 2 टीम जो बनी है हमें एक ही टीम बनानी चाहिए थी और एक ही टीम हम अगले साल यही प्रयास करेंगे कि एक ही टीम बनाकर हम अगले साल इस प्रतियोगिता में सफल होए और विनर रहे। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत गर्व महसूस हो रहा है। भीलवाड़ा की टीम से खेल रहे हैं और अभी हमारा 3-0 का स्कोर है, हम जीत रहे हैं। अजमेर की टीम से खेल रहे हैं सर, ऐसा हमको कॉन्फिडेंस हम जीतेंगे ना। भीलवाड़ा से मैं प्रॉपर भीलवाड़ा से हूँ। हाँ सर,
के आईफोन लौटाने के बदले 30,000 की रकम मांगने वाले आरोपी नसीम अंसारी को पुलिस की स्पेशल टीम ने अहमदाबाद से गिरफ्तार कर लिया। किसी एक ज़ायरीन का आईफोन चुरा लिया गया और उसको वापस करने की एवज में उनसे ही फिरौती टाइप की डिमांड की गई थी। तो अहमदाबाद में जो कल्प्रिट था उसको ट्रेस किया गया। दरगाह जियारत करने आए जायरीन का आईफोन 12 मोबाइल चुराने वाले को पुलिस की स्पेशल टीम ने गिरफ्तार कर लिया। मामले का खुलासा करते हुए जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अहमदाबाद निवासी नसीम अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी द्वारा परिवादी से मोबाइल लौटाने के नाम पर 3 किस्तों में 30,000 की राशि की मांग की जा रही थी। पुलिस ने मोबाइल की लोकेशन को ट्रेस कर आरोपी को अहमदाबाद से गिरफ्तार कर लिया। ज़ायरीन का आईफोन चुरा लिया गया और उसको वापस करने की एवज में उनसे ही फिरौती टाइप की डिमांड की गई थी। तो अहमदाबाद में जो कल्प्रिट था उसको ट्रेस किया गया और उनके द्वारा मोबाइल फ़ोन वापस करने के उसमें कभी 10,000 कभी 15,000 इस टाइप से अमाउंट मांगा जा रहा था, एक्सटॉर्शन टाइप से किया जा रहा था। तो ये पहली बार पुलिस के सामने आया कि कोई मोबाइल फ़ोन अगर गायब हुआ है तो उसको वापस करने के लिए भी पैसे की डिमांड की है और इसमें भी टीम ने सफलता हासिल की है और उस आईफोन को और उस व्यक्ति को अरेस्ट किया। इस टीम में काम करने वाले दलवीर हैं, उनके ओम प्रकाश ASI हैं, अश्विनी कांस्टेबल और रामदत्त कांस्टेबल। इसमें आईफोन 12 चोरी हुआ है और जो आरोपी है उसका नाम नसीम अंसारी। भीषण गर्मी के साथ साथ शहर में बढ़ती पेयजल समस्या के कारण अब प्याऊ पर भी पानी मुश्किलों से उपलब्ध हो पा रहा है। इस कारण कई प्याऊ बंद भी पड़े हैं, लेकिन कुछ भामाशाह द्वारा प्याऊ जल पर जल उपलब्ध कराकर आमजन की प्यास बुझाई जा रही है। अजमेर में पानी के लिए आमजन कितना परेशान हो रहा है। शहर में लगातार हो रही पेयजल की समस्या को लेकर शहरवासियों को परेशानी हो रही है। शहर के अलावा दूर दराज के अन्य स्थानों पर भी आमजन को पानी की समस्या से परेशान होना पड़ रहा है। आलम यह है कि अजमेर में 72 घंटों के अंतराल में पानी सप्लाई किया जा रहा है, तो वहीं शहर के कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पानी 5 से 7 दिनों में आ रहा है, जिसके चलते आमजन पानी को तरस रहे हैं। वहीं दूसरी ओर दूसरों की प्यास मिटाने वाले प्याऊ भी पानी के अभाव में बंद पड़े थे, जिनको अजमेर नगर निगम के निर्दलीय पार्षद कुंदन वैष्णव और कुछ भामाशाहों ने चालू करवाया और लंबे समय से बंद पड़े प्याऊ में टैंकरों की मदद से पानी पहुंचाया। जी आपने भी आप मीडिया से हैं और शहर की पूरी मीडिया पानी की जो वस्तु स्थिति है पानी मीठे पानी को लेके वो आप दिखा रहे हैं, तो आपको इससे भी कुछ छुपावा नहीं है कि हकीकत में अजमेर में पानी के लिए आमजन कितना परेशान हो रहा है। खुद हमारे 20 साल के जो विधायक है देवनानी जी ने कह दिया कि मैं तो खुद टैंकर मंगा के पानी घर पे मंगाता हूँ। तो आप समझो कि जब विधायक की ऐसी स्थिति है तो आमजन की क्या होगी, क्योंकि चलो वो टैंकर के पैसे देने के लिए भी उनके पास से नहीं हो तो फिल्टर फ़ोन कर देंगे, फिल्टर वाले भेजा देंगे। लेकिन एक आमजन जो 4-4 दिन 5-5 दिन 6-6 दिन में पानी नहीं आ रहा है, उन आदमियों की क्या स्थिति हो रही होगी। मैं तो दूसरों की क्या बात करूँ, मेरी स्थिति बताता हूँ। प्याऊएँ लगा रखी है, आपने अभी आए देखा होगा, मैं मटकियों से पानी इसलिए भर रहा हूँ कारण कि टैंकर आएगा, उसको टैंकर वाले को बोला है वो 2 घंटे लगेंगे। हालांकि 300-350 रुपये वो वाजिब लेते हैं अपने से, फिल्टर से पानी भर जाएगा। मैं इधर उधर से पैसे व्यवस्था करके जैसे भी अपने 2 पैसे में उसको दे दूंगा। लेकिन एक आमजन की अगर मैं बात करूं तो वो उनके घर में भी वही स्थिति है जो मेरे साथ हो रही है। वो कहां से मंगाएगा, विधायक जी मिलते नहीं है। और मेरी गारंटी है विधायक जी को अगर बोले ना कि भाई साहब 5-7 टैंकर तो गरीब बस्तियों में भिजा दो, ये एक टैंकर नहीं भिजा सकते। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, एक प्याऊ इन्होंने 20 साल में नहीं बनाई है। विधायक जी और सांसद, ये 2 इतनी बड़ी पावर होती है, इतने बड़े पद होते हैं कि आज अजमेर उत्तर में जो पानी की जो भयावह स्थिति पैदा हुई है ना, इस भयावह स्थिति पैदा करने में सबसे मूल कारण अगर कोई है तो यही है कारण बीसलपुर का पानी। मैं भाई साहब मैं उनको सैल्यूट करता हूँ, किनको, जयपुर और टोंक के नेताओं को, जो इनके यहाँ पे आके अजमेर ज़िले के लिए जो बीसलपुर बांध बना था, उस बांध का पानी वो जयपुर और टोंक ले गए और हमारे शहर के नेताजी, हमारे शहर के विधायक और सांसद ये बीसलपुर का पानी अजमेर के लिए रोक नहीं पाए। कितनी बुरी बात है। मैं आपको बताता हूँ कि अजमेर में बोराज, काजीपुरा, हाथीखेड़ा, कानेडिया, लोहागढ़, माकड़वाली, नौसर, नागफनी, लोंगिया और पहाड़ी क्षेत्र पे जो बसावट है
उनकी तो इतनी बुरी स्थिति है, जब आप समझिए रामनगर, कोटड़ा, गंज, आगरा गेट, वहीं पे पानी नहीं आ रहा है, तो उन पहाड़ियों पर रहने वाले लोगों की कितनी बुरी स्थिति रही होगी। और दूसरी बात, कच्ची बस्ती के लोग गरीब बस्ती के लोग, वो कहाँ से 400-400 रुपये पानी के टैंकर के देंगे। लेकिन उस पब्लिक की हकीकत और पब्लिक के साथ जो बुरी स्थिति हो रखी है, उससे हमारे यहाँ के बड़े नेताओं को कोई वास्ता नहीं है। मैं तो टैंकर से पानी मंगा लेता हूँ। अरे तो आप तो मंगा लेते हो, पब्लिक कहाँ से मंगाएगी? कभी आए नहीं, कभी ये जाके इन्होंने कभी जयपुर धरना नहीं दिया, कभी मुख्यमंत्री जी से ये बात नहीं की। मैं बताता हूँ आपको, बीसलपुर से अगर एक लाइन, बीसलपुर बांध में बहुत पानी है, एक लाइन अलग से डले, कोई बात नहीं। अब जयपुर टोंक चला गया, जो चला गया वो ये भी नहीं ला सकते, वो तो लेंगे। लेकिन अब बीसलपुर से एक नई प्रोजेक्ट, चाहे लगे 1000 करोड़, चाहे लगे 1500 करोड़, आपको बीसलपुर से एक अजमेर शहर या अजमेर ज़िले के लिए एक लाइन और डलानी चाहिए। अन्यथा जो स्थिति आज है ना, उससे भी ज़्यादा बुरी स्थिति आने वाले सालों में होने वाली है। अभी तो 6-7 दिन में पानी आ रहा है, 5 दिन में आ रहा है, बाद में ये स्थिति हो जाएगी, 10-10, 15-15 दिन में पानी नहीं आएगा। धन्यवाद कहूँगा मैं आपको कि आप धरातल की स्थिति को आप बता रहे हैं। दिव्य मंदिर पे दीपक स्वीट के पास में है विधायक जी का मकान, ये सामने काम करते ही है। सालों से प्याऊ बंद पड़ी थी। ईश्वर की कृपा से यहाँ के लोकल जो दिहाड़ी मजदूर है, यहाँ पे चौकती लगती सुबह, मेरे पीछे बालिका और बच्चों की स्कूल है। यहाँ पे आसपास में जो व्यापारी दुकानदार है, उनके पीने के पानी की व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने मुझे ये शिकायत दी कि भैया प्याऊ बहुत सालों से बंद पड़ी है, कैसे भी करके आप प्याऊ पे ध्यान देते हो, आप कैसे भी करके चालू करो। तो इसमें वाटर कूलर लगाया, टंकी लगी, प्याऊ का वापस इनोग्रेशन करके और ये व्यवस्था चालू करी। तो आज मान लीजिए कम से कम 1000 से 1500 लीटर पानी इस प्याऊ से उठता है। इसी तरह से मोक्ष धाम के बाहर प्याऊ बनाई है, वो भी आप देखना, वो भी अच्छी चल रही है। 1000 लीटर 1200 लीटर वहाँ से उठता है। सीनेवाल पे मटका रखी है। तो इस्लाम स्थल के बाहर जो शिलाजीत बेचने वाले, जो फुटपाथ पे रहने वाले लोग हैं, उनके टैंकर जाता है। तो मेरा मन है, मुझे पता है पानी नहीं होता ना पीने का, तो कितनी बुरी स्थिति होती है, लेकिन ये नहीं समझेंगे, क्योंकि मानवता होनी चाहिए। उसमें दिल में मानवता होगी, तब ये पीड़ा और लोगों की पीड़ा या दुख देखेंगे। अब ये देखो आप नितिन जी कैमरा दिखें उधर, ये प्याऊ पे देखो लोग ऐसे पानी भरने आते हैं। मेरा कर्तव्य बनता है कि 4 दिन हो गए नल नहीं आ रहा है, तो क्या मैं प्याऊ को बिना पानी के रहने दूँ? तो जो एलिगेशन लोगों ने दूसरों पे लगाए कि भैया प्याऊ बनाते लोग, पानी नहीं होता है ना वाटर कूलर है, लेकिन मैं वो ठप्पा मेरे माथे पे नहीं लगाना चाहता। मैं जूझता हूँ, सुबह उठता हूँ और सिर्फ प्याऊ की व्यवस्था ही देखता हूँ। सबसे ज़्यादा वार्ड का काम है, वो निरंतर चल रहा है। और आपने ये पानी की समस्या विधायक जी से भी एक बार और सांसद भागीरथ जी से भी। स्वच्छता और पर्यावरण पर अजमेर नगर निगम द्वारा पुरस्कृत 2 बच्चों को अजंता एलोरा औरंगाबाद द्वारा इंटरनेशनल प्राइज से सम्मानित किया गया। बच्चों द्वारा आर्ट, क्राफ्ट और पेंटिंग में अपना कौशल दिखाया गया। मैं ज्योति जोशी, अभी अजंता एलोरा आर्ट औरंगाबाद से देवान जोशी और निधि जोशी को इंटरनेशनल प्राइज मिला है। अजंता एलोरा आर्ट औरंगाबाद से अजमेर निवासी देवांश जोशी और निधि जोशी को इंटरनेशनल प्राइज से सम्मानित किया गया। दोनों प्रतियोगियों द्वारा आर्ट, पेंटिंग और क्राफ्ट बहुत ही सुंदर तरीके से बनाई जाती है। अभी हाल ही में दोनों बच्चों को अजमेर नगर निगम द्वारा वॉल पेंटिंग प्रतियोगिता में भी पुरस्कृत किया गया था। बच्चों द्वारा स्वच्छता और पर्यावरण पर पेंटिंग बनाई गई थी। दोनों ही बच्चे बहुत ही कम आयु से पेंटिंग बना रहे हैं। अजंता एलोरा आर्ट औरंगाबाद से देवान जोशी और निधि जोशी को इंटरनेशनल प्राइज़ मिला है। ये दोनों मेरे बच्चे हैं। ये दोनों बहुत अच्छी आर्ट, पेंटिंग, क्राफ्ट वगैरह सब करते हैं। और अभी नगर निगम ने वॉल पेंटिंग प्रतियोगिता रखाई थी, उसमें भी बच्चों को 3rd प्राइज़ मिला है। बहुत अच्छा वॉल पेंटिंग स्वच्छता पे उन्होंने बनाई थी, तो नगर निगम ने उनको सम्मानित भी करा था। और देवान जोशी को रुद्र डेवलपमेंट सोसाइटी से आर्ट में प्राइज़ भी मिला है। और बच्चे दोनों बहुत अच्छा प्राइज़ करते हैं, मतलब क्लासेस भी लेते हैं। देवांश 3 साल का था
तब से आर्ट क्राफ्ट एंड पेंटिंग करता है। निधि भी छोटी थी तब से करती है और आज निधि समर क्लास चला रही है। हमारी समर क्लास भी चल रही है यहाँ पर 15 मई से 10 जून तक क्लासेस है और निधि का रिस्पांस बहुत अच्छा है। अलवर किड पर हमने पहली बार क्लासेस स्टार्ट करी है, डांस, ड्राइंग, पेंटिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, तो हमें रिस्पांस बहुत अच्छा मिला है। और आज मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि निधि और देवांश को इंटरनेशनल प्राइज़ मिला है अजंता एलोला से और ख़ासकर औरंगाबाद से इन दोनों के लिए प्राइज़, मेडल, सर्टिफिकेट बहुत अच्छी तरह से आया है। तो मैं अजमेर वासियों को कहती हूँ कि अपने बच्चों को इसी तरह आगे बढ़ाएं और क्राफ्ट, ड्राइंग ऐसी चीज़ है जो बच्चों के लिए एक इंजॉय भी है। तो मुझे लगता है कि ऐसा अजमेर में पहली बार हुआ है कि बच्चों को इंटरनेशनल प्राइज़ मिला होगा और इतनी छोटी उम्र में मुझे देवांश के लिए बहुत खुशी होती है। निधि भी बहुत इंटेलिजेंट है। थैंक यू सो मच, आप क्लास में आइए। और आई एम इन फोर्थ क्लास। ये सारी पेंटिंग्स मैंने बनाई है और मुझे कल इंटरनेशनल प्राइज़ मिला है फ्रॉम अजंता आर्ट एलोला। थैंक यू। और मैं 10th क्लास में हूँ। मैंने बहुत सारी आर्ट बनाई है और अभी अजंता एलोरा आर्ट इंटरनेशनल औरंगाबाद से आया है। और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर कांग्रेस जनों द्वारा पंचशील स्थित राजीव गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर कांग्रेसियों द्वारा पंचशील स्थित राजीव गांधी सर्कल पर एकत्रित होकर राजीव गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, साथ ही अपने प्रिय नेता को नमन किया। इस अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता महेंद्र सिंह रलावता ने कहा कि राजीव गांधी ने 18 वर्ष के युवाओं को मताधिकार का अधिकार दिलाया था। अजमेर डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने कहा कि राजीव गांधी ने भारत को विश्व में संचार क्रांति में प्रथम स्थान दिलाया था। इस अवसर पर निवर्तमान अध्यक्ष विजय जैन ने कहा कि स्वर्गीय राजीव गांधी के द्वारा दिया गया बलिदान हमेशा याद रहेगा। राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर के पर तमाम कांग्रेस जनों ने आज श्रद्धासुमन अर्पित किए। उनके बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए आज हम लोगों ने संकल्प लिया है। मैं भारत रत्न, संचार क्रांति के अग्रदूत और युवाओं के प्रेरणा स्रोत जो देश को 21वीं सदी में ले जाने का संकल्प लेकर जो आए थे, ऐसी महान शख्सियत की पुण्यतिथि के ऊपर सदा नमन करता हूं। और मैं इस बात के लिए भी याद करता हूं कि संचार क्रांति और कंप्यूटर जगत के तो अग्रदूत थे ही, मगर 18 साल के नौजवान को मताधिकार अधिकार का देने का जो फैसला था वो राजीव गांधी जी का फैसला था। महिलाओं को 33% जो आरक्षण पंचायतों में और नगर पालिकाओं में जो मिला है वो उनकी वजह से मिला है। और जो भारत के नहीं गुट निरपेक्ष आंदोलन के भी जो अध्यक्ष थे और जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों को आहुति दी, ऐसी शख्सियत के दिन पुण्यतिथि पर मैं नमन करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने की शपथ लेता हूं। और इसके साथ साथ निवेदन करना चाहता हूं कि आप हम लोग मिलकर उनके अधूरे सपनों को पूरा करके भारत को महान शक्ति के रूप के अंदर विश्व में स्थापित करें। इसी के साथ साथ पुण्यतिथि पर बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत श्रद्धासुमन अर्पित। राजीव जी की पुण्यतिथि पर मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। राजीव जी ने भारतवर्ष को संचार क्रांति में विश्व में जो है प्रथम स्थान दिलाया, आज उन्हीं की देन है। उन्होंने नौजवान और महिलाओं को पंचायत राज और दूसरे स्वायत्तशासित संस्थाओं के चुनावों में उनके आरक्षण का मुद्दा रखा, आरक्षण करवाया और 18 साल के को मतदान देने की कोशिश की। इसी प्रकार उन्होंने, आपको ध्यान हो तो यहाँ 1988 में बहुत ज़बरदस्त अकाल पड़ा था, तब स्वयं राजीव जी कार चला रहे थे, सोनिया जी साथ बैठी हुई थी। पूरे राजस्थान का 3 दिन और रात तक भ्रमण किया और आवश्यक जो है अकाल रात के प्रबंधन की घोषणा की। धन्यवाद। आधुनिक भारत के निर्माता, भारत रत्न से सम्मानित देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। राजीव जी का जो बलिदान हमारे देश पर और उन्होंने जो अपने प्राण जो हमारे देश के लिए गंवाए वो कभी भी हम भुलाए नहीं भूल सकते हैं। क्योंकि जिस तरह चाहे युवाओं को मताधिकार की बात हो, चाहे आईटी सेक्टर की बात हो, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे देश के विकास की बात हो, अखंड भारत की बात हो, चाहे ग्रामीण पंचायती राज की बात हो,
हर क्षेत्र के अंदर उन्होंने ऐसा एक आयाम कायम किया है जिसको आज हम भुलाए भी नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि हमारे देश की उस विपरीत परिस्थिति में सर्वशक्तिमान देश के रूप में पूरे विश्व के अंदर हमने भारत को पाया, और आज उसके विपरीत जो हमारे देश के अंदर केंद्र में बैठी हुई सरकार है, हमारे देश को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर एक दूसरे को विभाजित करने का जो प्रयास कर रही है, जो हमारे नेताओं ने सपना देखा था, हमारे देश के जो महापुरुषों ने सपना देखा था, उसके विपरीत इनका कार्य कर रहा है। हम परम पिता परमेश्वर से यही विनती करते हैं कि इन्हें सद्बुद्धि दे, देश की एकता, अखंडता और सभी समाज धर्मों में सामंजस्यता बनी रहे और सब एक होकर हमारे देश का निर्माण करें और देश की कोटड़ा स्थित श्री अमरपुरा सेवा घर वृद्धाश्रम में पार्षद प्रियंका साखला द्वारा अपना जन्मदिन आश्रम वासियों के साथ मनाया गया। इस अवसर पर पार्षद ने आश्रम वासियों के लिए दोपहर के भोजन की व्यवस्था की और आश्रम वासियों का आशीर्वाद प्राप्त किया। वार्ड संख्या 73 की पार्षद सुश्री प्रियंका साखला ने अपना जन्मदिन कोटड़ा स्थित श्री अमरापुर सेवाघर वृद्धाश्रम में आवासियों के साथ मनाया। इस अवसर पर पार्षद द्वारा दोपहर का भोजन आवासियों को कराया गया। इस मौके पर समस्त आश्रमवासी और स्टाफ ने पार्षद को जन्मदिवस के अवसर पर आशीर्वाद प्रदान किया। वार्ड 32 के पार्षद हाजी आरिफ खान पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें गंभीर घायल हो गए पार्षद को जेलन अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरिफ जो मेरे साथ में पार्षद हैं, उन पर जिस प्रकार से योजना पूर्वक, षड्यंत्र पूर्वक और हमलावर बुला करके, जो यूँ कहना चाहिए सुपारी देकर के हमलावर बुला करके उन पर जो जानलेवा हमला हुआ। वार्ड 32 के पार्षद हाजी आरिफ खान पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। इसमें पार्षद के गंभीर चोटें आईं। पार्षद को जेएलएन अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि जमीन के मामले को लेकर विवाद हुआ था। इस संदर्भ में पार्षदों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी। ये निंदनीय कृत्य है। मेरे छोटे भाई, मेरे अर्दिल अजीज आरिफ जो मेरे साथ में पार्षद हैं, उन पर जिस प्रकार से योजना पूर्वक, षड्यंत्र पूर्वक और हमलावर बुला करके, जो यूँ कहना चाहिए सुपारी देकर के हमलावर बुला करके उन पर जो जानलेवा हमला हुआ और प्राणघातक हमले के कारण से वो आज यहाँ पर घायल होकर के यहाँ पर आए हैं। उनके सर में चोट लगी है, हाथ में भी फ्रैक्चर है, पूरे शरीर में चोटों के निशान है और वो बहुत प्राणघातक चोट थी सर की, जिससे वो निकल करके आए हैं। मैं आग्रह करूँगा प्रशासन से, पुलिस से, कि इसमें जो इन्वॉल्व है, षड्यंत्रकारी है, जो मुख्य अभियुक्त है, फारूक नाम शायद उसका है, उनके साथ में जो बाकी लोग हैं उनको भी तुरंत अरेस्ट किया जाए। नहीं तो नगर निगम के सभी साथी पार्षद मिलकर के इसको लेकर के एक आंदोलन का रूप देने वाले हैं, क्योंकि जिस प्रकार से एक जनप्रतिनिधि पर हमला हुआ और हमले का कारण कोई व्यक्तिगत रंजिश नहीं, केवल मात्र सार्वजनिक रूप से किसी काम को लेकर के किए गई टिप्पणी पर आपत्ति जताने पर इस प्रकार का हमला होना, तो जनप्रतिनिधियों की जान माल अगर इस शासन में सुरक्षित नहीं है तो मुझे लगता है कि आगे भी इस प्रकार की घटनाएं करने की, इस प्रकार की घटनाएं बढ़ेंगी। जनप्रतिनिधियों पर हमला होगा तो सरकार को इस प्रकार के जो अपराधी हैं, षड्यंत्रकारी हैं, जो इस प्रकार के हमले करते हैं, उनको तुरंत गिरफ्तार करें और कानूनी कार्रवाई करें। पंचायती राज मंत्री रमेश मीना ने जगतपिता ब्रह्मा मंदिर और पुष्कर सरोवर की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर मंत्री ने देश प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने की मनोकामना की। और ब्रह्मा जी हैं, जो सबके पिता हैं, जिनके द्वारा अपना भी जीव हैं, आए हैं इस धरती पर। पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा पुष्कर पहुंचे। पुष्कर पहुंचने पर मंत्री ने जगतपिता ब्रह्मा मंदिर और पुष्कर की पूजा अर्चना कर देश प्रदेश में कांग्रेस सरकार की बनने की मनोकामना की। इस अवसर पर कांग्रेस नेताओं ने राज्य मंत्री का भव्य स्वागत किया।
पिता हैं जिनके द्वारा अपना भी जीव हैं हैं आए हैं इस धरती पर, तो उनका दर्शन हुआ है तो एक अच्छी बात है। उनके सरोवर में यहाँ पूजा वूजा हुई, तो हम थोड़ा सा ठाकुर जी में विश्वास रखते हैं, ईश्वर से कामना करते हैं कि इस प्रदेश में, देश में भाईचारे की भावना बनी रहे, सद्भावना बनी रहे। कुछ लोगों का एक रहता है क्या अफवाहें फैला कर गंदा माहौल करना चाहते हैं, तो इस ब्रह्मा जी से हम निवेदन करते हैं कि ऐसे जीव हैं उनमें भी एक ऐसी आस्था पैदा करें जो सभी लोग एक भाईचारे की भावना से रहें। चिंता होती है, हर पार्टी में होती है, और इस तरह की बैठकें होनी चाहिए। उनसे जो सभी के सुझाव हैं, जो कार्यक्रम है, उनको भी पार्टी को लेना चाहिए। क्या सुझाव आए उन पर एक समीक्षा होनी चाहिए, विचार करना चाहिए पार्टी में कहाँ क्या कमी रही और हमें आगे क्या प्लानिंग करनी है, जो पूरे देश में हम दोबारा कांग्रेस पार्टी आए और गरीब की मदद करें। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्वामी न्यूज़।